हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज अपन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और वो है साम्यावस्था। कि कोई निकाय कब साम्यावस्था में होता है और वो कब नहीं होता है, और साम्यावस्था के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों। जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ आप द्विध्रुव पढ़ोगे और चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये काम आने वाला है। और आप डेफिनेटली मानो बच्चों, एक क्वेश्चन 100% फिजिक्स में इसके ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो साम्यावस्था तो सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं अपन। ठीक है, तो साम्यावस्था क्या होती है बच्चों। देखो, ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये टॉपिक 11 कुछ कुछ भाग इस टॉपिक का 11th वालों को इजी लगेगा, और इस टॉपिक का कुछ भाग 12th वालों को इजी लगेगा। यानी कहने वाला ये है, इसका आधा आधा भाग टफ लगेगा। क्यों लगेगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो साम्यावस्था यानी कोई निकाय या वस्तु, कोई निकाय या वस्तु साम्यावस्था में साम्यावस्था में होगी यदि यदि वस्तु पर वस्तु या निकाय यदि वस्तु या निकाय पर आरोपित आरोपित परिणामी बल आरोपित परिणामी बल का मान शून्य हो जाए, शून्य हो। ठीक है बच्चों, तो यानी इसका मतलब ये है, तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि एफ नेट वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, ये साम्यावस्था में सिंपल सी बात। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। मान लो हमारे पास एक वस्तु ये है, इस वस्तु पे इधर लगा 10 न्यूटन, इधर लगा 10 न्यूटन, तो इसका परिणाम भी कितना जाएगा, तो एफ नेट मिलके कितना जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। यानी ये वस्तु कहीं पर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार ये वस्तु साम्यावस्था में। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। यानी ऑल द फोर्सेज, देखो अलग अलग बल जो है वस्तु पर वो अलग अलग लग सकते हैं, बट उनका रिजल्टेंट जो आएगा, परिणामी जो आएगा, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहले पहले टॉपिक की बात कर चुके हैं, मतलब पहला पॉइंट बात करा ना। दूसरा पॉइंट है बच्चों, साम्यावस्था के प्रकार। साम्यावस्था के प्रकार, और सर साम्यावस्था के प्रकार होते हैं, हाँ, साम्यावस्था के प्रकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साम्यावस्था के प्रकार बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी साम्यावस्था, पहला है स्थायी साम्यावस्था। ठीक, दूसरा है अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक, और तीसरा है बच्चों उदासीन साम्यावस्था, उदासीन साम्या। ये लो बच्चों, ठीक है, 3 प्रकार के हमारे पास साम्यावस्था के टाइप्स होते हैं, स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था। ठीक, अब यहाँ एक बात ध्यान समझना बच्चों, कि यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं वो केवल और केवल संरक्षी बलों के लिए काम करेंगे। वापिस सुन लो, अब यहाँ से आगे जब मैं बात करूँगा तो केवल केवल संरक्षी बलों की बात हो। अब जो बात होगी ना वो केवल संरक्षी बलों की बात, केवल संरक्षी बलों की बात होगी। ठीक है, अच्छा, इनकी कंडीशन लिखना चाहो तो कंडीशन हम लिख देंगे, बोलो क्या है। स्थायी साम्यावस्था जब एफ नेट जीरो हो। ठीक है, इसमें भी एफ नेट जीरो हो और इसमें भी एफ नेट जीरो। ओहो सर, तीनों में एफ नेट जीरो। अरे साम्यावस्था लग रहा है ना इनके नाम के आगे, ना नाम के पीछे साम्यावस्था है, तो इसका मतलब एफ नेट तो जीरो होना ही चाहिए। अब स्थायी कब होगा, अस्थायी कब होगा, उदासीन कब होगा, ये हम केवल किसकी बात करेंगे, जब हमारे पास संरक्षित बल दे रखा हो, संरक्षित बल। अच्छा सर ऐसे क्या, हाँ, तो बोलो संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य। अब हम पर में पढ़ते हैं, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक बराबर होती है। यानी मैं लिख दूं कि संरक्षी बलों के द्वारा
संरक्षी संरक्षी बलों के द्वारा किया गया छोटा सा कार्य, ठीक है, उस निकाय की छोटी सी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक क्या होती है, बराबर होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अब देखो डी डब्ल्यू संरक्षी बराबर क्या होता है, यदि मैंने एस एफ वेक्टर छोटा सा इंटू डी एक्स वैक्टर बराबर माइनस के डी यू ये लिखूंगा। यहाँ यदि मैंने ये x में विस्थापन बात करा तो इसको भी मैं x में ले लूंगा, और ध्यान रखना है ये कौन सा बल होना चाहिए, संरक्षी बल होना चाहिए, असंरक्षी बल नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। देखो आप इसको कंटिन्यू रखना, स्किप मत करना इस लेक्चर को, है ना, बहुत इंटरेस्ट लेक्चर है। तो यहाँ से बोलो एफ एक्स, यदि मैं मान लो ये डॉट अदिश गुणनफल हटाता हूँ, अदिश गुणनफल कब हटाऊंगा, जब एफ व एक्स यानी डी एक्स एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, अलग अलग दिशा में हो सकते हैं और होते हैं, तो माइनस लगा देना, बट हमने एक ही दिशा में मान रहे हैं तो माइनस हटा रहे हैं ना। तो एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी यू, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस के डी यू बाई डी एक्स। ओहो, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या कह रहा है, डी यू बाई डी एक्स कह रहा है कि यू व एक्स की ढाल, यू व एक्स की ढाल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो अब देखो यहाँ पे आओ वापिस से स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था में एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो, एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो, संरक्षी बल जीरो। तो ये संरक्षी बल जीरो कब होगा, यानी ये जीरो हो गया, तो ये जीरो कब होगा, जब ढाल जीरो, जब ढाल क्या हो, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डी यू बाई डी एक्स का मान यहाँ क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो। और यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स का मान। तो सर अभी तक ये तो पता ही नहीं चला स्थायी साम्यावस्था किसे कहेंगे, अस्थायी साम्यावस्था किसे कहेंगे, और उदासीन साम्यावस्था किसे कहेंगे। ये तो हमने कंडीशन लिख दी कि एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो, और यू और एक्स जो वक्र है उसके जो ढाल है वो भी जीरो जीरो जीरो। तो सर स्थायी साम्यावस्था के लिए तो अब एक और कॉन्सेप्ट अब आपको आगे बढ़ना। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ना, देखो कि स्थायी, एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे स्थायी अस्थायी व उदासीन साम्यावस्था की पहचान ग्राफीय विधि से, एकदम ग्राफीय विधि से करेंगे, जब हमें ग्राफ आता हो ग्राफीय विधि से, हाँ। बट ग्राफ आपको देगा नहीं मुख्यतः, लेकिन फिर भी मान लो ग्राफ दे दे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बच्चों, जैसे माना ये सब माना ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में, माना ये u आपके ऐसे दे रखा है y अक्ष पे, u मतलब स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, संरक्षी बल देख लो, और यहाँ पे है x एस अक्ष, और हमें जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ हमें ऐसे ये दे रखा है, ये ग्राफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि किस किस पॉइंट पर, अच्छा पहली चीज तो हमें क्या करना है, साम्यावस्था है, इसका मतलब साम्यावस्था, इसका मतलब u व x की ढाल, u व x की ढाल क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, पहला पॉइंट। साम्यावस्था है तो u व x की ढाल क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि u व x की ढाल जीरो होगी तो डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा तो एफ नेट जीरो होगा, एफ नेट जीरो चाहिए। समझ आ गई बात। चलो अब मैं इंक कलर चेंज करता हूँ। अब देखो कहाँ कहाँ पे यू व एक्स की ढाल कहाँ जीरो है, ढाल कब जीरो होती है, वह रेखा जो एस अक्ष के समांतर हो, ये देखो एक पॉइंट तो ये हो गया एस अक्ष के समांतर है, ये हो गया x1, तो x1 पे बोलो, यहाँ पे ग्राफ से देख रहा हूँ मैं, तो x1 पर बोलो ये जो x1 है इस पे u व x की ढाल क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है, वह रेखा जो x अक्ष के समांतर होती है उसकी ढाल क्या होती है, जीरो। ओहो वेरी गुड। फिर आ जाओ ये वाला पॉइंट, ओ सर x2, बोलो इस पे देखो, यहाँ पे जब मैं एक टेंजेंट खींचूंगा, एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो बोलो ये भी x अक्ष के समांतर है, हाँ सर, तो ये भी साम्यावस्था की कंडीशन है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि स्थायी है कि अस्थायी है कि उदासीन है, बट अभी तो ये है कि साम्यावस्था है, x1 पे साम्यावस्था आ गई, x2 पे साम्यावस्था आ गई, और अब यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये मान लो x3 है, तो यहाँ पे भी बोलो ये हॉरिजॉन्टल ही है ऐसे,
तो अब आपके पास यहाँ पे x1 x2 व x3 पर साम्यावस्था प्राप्त होती है, पर साम्यावस्था स्थिति की स्थिति प्राप्त होती है, प्राप्त होती, ठीक है। x1 x2 व x3 पर साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ u व x की ढाल, u व x की ढाल कितनी है, 0 है। अर्थात du बाई डी एक्स बराबर क्या है, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स 0 रहता है, इसका मतलब एफ नेट क्या होगा, आगे बात समझ में। बट अब हमें लास्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मोस्ट जो हम आज का वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्थायी, अस्थायी और उदासीन की पहचान करना। तो सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे। अब देखो स्थायी, अब सुनो मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर देखो जहां पे जिस मान के लिए स्थितिज ऊर्जा, देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, मिनिमम, न्यूनतम, क्या है यहाँ पे, न्यूनतम। हम क्या बोलेंगे कि जिस बिंदु पर या जिस स्थिति पर निकाय की, ध्यान रखना निकाय या वस्तु जो भी आपको बोलना है, निकाय या वस्तु, जिस स्थिति पर निकाय या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती हो वहाँ स्थायी साम्यावस्था, ओहो अब समझ, यानी हमारे पास u x1 पर, u किस पे, x1 पर कैसा प्राप्त होगा, मिनिमम, ओहो, और एंड इस पॉइंट पर du बाई डी एक्स x1 इस पे ढाल क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया, वो दिक्कत है क्या। तो देखो दो कंडीशन हो गई, क्या कि यदि हमने कोई पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट के सापेक्ष हमने स्थितिज ऊर्जा का अवकलन करा, सुनो ध्यान से, उस पॉइंट के सापेक्ष हमने स्थितिज ऊर्जा का अवकलन करा, क्योंकि अब जो दूसरा मेथड होगा ना वो समीकरण के रूप में होगा। इस समीकरण से हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्थायी है, अस्थायी है, उदासीन है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या बना रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पहले हम अवकलन करेंगे स्थितिज ऊर्जा का x के सापेक्ष या r के सापेक्ष, जो भी पॉइंट आपको दे रखा हो, x y r लैम्डा जेड जो भी कुछ दे रखा है उसके सापेक्ष आप अवकलन करो, उसको 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास पॉइंट निकल के आएंगे, तो x के मान निकल के आएंगे या r1 के मान निकल के आएंगे, ठीक है। आगे मान, और उस मान पर यदि ux कैसा हो, मिनिमम हो, कैसा हो, मिनिमम हो, तो हम बोलेंगे ये कैसी साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था है, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है आपकी सीट में 11th क्लास में दे रखा है, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में दे रखा है, और 12th में मैग्नेटिक में दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम क्या बात करेंगे कि जिस स्थिति पर निकाय वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ये पूरी लैंग्वेज ऐसे कैसे है ना, स्थितिज ऊर्जा कैसी हो, अधिकतम हो, कैसी हो, अधिकतम हो। तो देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे u कैसा होगा, मैक्सिमम। तो जहाँ पे मैक्सिमम हो वहाँ पे कैसी अवस्था प्राप्त होगी, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे u किस पॉइंट पे, x2 पे कैसा प्राप्त होगा, मैक्सिमम। अब सर ये x2 पॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे, ये x2 पॉइंट भी हम कैसे प्राप्त करेंगे, du बाई डी एक्स करो, उसको 0 के बराबर रखो, वहाँ से आपके पास पॉइंट निकल के आएंगे, अब वो पॉइंट x2 आ गया। अब मैथ वाले बच्चे जो 12वीं क्लास में स्पेशल जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे अब समझ गए होंगे कि सर ये तो हमने मैथ में पढ़ा है एओडी के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। और सर वहाँ तो हमने, यदि हमें किसी भी फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालना है
तो हम पहले उस फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन करके हम उसको 0 के बराबर रखते हैं, और 0 के बराबर रखने पर हमारे पास एक से अधिक मान प्राप्त हो जाते हैं, एक से अधिक मान प्राप्त हो जाते हैं। तब हम पुनः उसका एक बार फिर से अवकलन करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं, और जो मान प्राप्त हुए हैं उन मानों को हम बारंबारता मतलब क्रम से एक एक करके हम वो द्वितीय कोटि के अवकलन में रखेंगे और वहां से उसका मान निकालेंगे। यदि उसका मान नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि फलन उच्चिष्ट है। यदि उसका मान नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे यदि उसका मान नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे उच्चिष्ट है, और यदि उसका मान कैसा आता है पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे निम्निष्ट है। 12वीं क्लास के बच्चे समझ होंगे, बट 11वीं को थोड़ा सा कम समझ आया होगा तो मैं बताता हूँ ना। ये तो ये होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम क्या बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट स्थितिज ऊर्जा कैसी हो, नियत हो। देखो यहाँ पे देखो इस वाले केस में यू का मान ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो यू का मान कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नियत हो, नियत हो तो कैसी साम्यावस्था होगी, उदासीन साम्यावस्था। का मतलब u(x3) बराबर क्या जाए, एक कांस्टेंट किया जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्राफ से पहचान। और ये जो लिखना बताया ना, इसको अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। तो अब इसको समझो यहाँ से मैंने क्या बोला। ठीक है, मैंने बोला कि बच्चों आपको यहाँ से u इज द फंक्शन ऑफ x आपको दिया होगा। देखो समझो यहाँ से ना, जहाँ u तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, u तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, और x क्या होगा, एक चर राशि है जिसके सापेक्ष ये चर राशि है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारे का क्या क्या काम है, स्टेप फर्स्ट हमारा है कि हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो u का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दिया अवकलन, तो क्या जाएगा, du/dx बराबर, यहाँ जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसका हम अवकलन करेंगे। तो f' ऐसे अवकलन कर दिया, पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे कि f' जो यहाँ माना है उसको 0 के बराबर रखकर, 0 के बराबर रखकर x1 x2 x3 सो ऑन मान निकालेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने इसको रखकर और हमारे पास मान आ गए x1 x2 और x3, 3 मान आ गए क्योंकि हमने ग्राफ में भी 3 ही लिए। तो स्टेप नंबर 3 हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या बोलते हैं, अब हम पुनः एक बार फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है, यानी ये जो एक्सप्रेशन आया ना इसका, तो पुनः एक बार अवकलन करेंगे तो du/dx स्क्वायर बराबर, इसको हम लिखेंगे 2 बार f', ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे हम बारे बारे से पहले हम चेक करेंगे x1 पर। तो अभी देखो पहले, इससे पहले x1 पे हमारे पास कैसा मान आया, स्थायी साम्यावस्था की प्राप्त हुई। स्थायी साम्यावस्था मतलब u का मान मिनिमम होता है, u का मान न्यूनतम होता है। u का मान न्यूनतम कब होगा, जब हमारे पास ये वाला जो मान है, ये वाला मान आ जाए 0 से बड़ा, यानी x1 मैंने रखा इसके अंदर और ये 0 से बड़ा आ गया, तो मैं बोलूँगा u कैसा है, मिनिमम। और u मिनिमम है, u कैसा है, मिनिमम है, तो कौन सी साम्यावस्था, स्थायी। मैंने आपको पहले ही बोला इस लेक्चर में आधा पार्ट 11th वालों को समझ में आएगा, आधा पार्ट 12th वालों को समझ में आएगा। 12th वालों को ये वाला टॉपिक बिल्कुल समझ आ रहा होगा, बट 11th वालों को नहीं आ रहा होगा। फिर वापस क्या करेंगे, मान लो सर हमने ये f' आया, ये जो व्यंजक आया इसमें हमने x2 रखा और x2। अब देखो x2 वाले पे हमने कैसे प्राप्त करा, जहाँ पे u मैक्सिमम हो, u मैक्सिमम कब होगा, जब x2 पे रखने पर इसका मान नेगेटिव आ रहा हो, 0 छोटा, तो हम बोलेंगे u कैसा है, मैक्सिमम है। और ये कैसी साम्यावस्था है, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी। चलो ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और पॉइंट था हमारे पास f' हमने रखा x3 और इसका मान आ गया 0। इसका मान 0 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, u कैसा है, नियत है। और u नियत है तो बोलो कौन सी, उदासीन। ये कैसे साम्यावस्था है, उदासीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता है समीकरण वाला
और कैसे हम करते हैं, तो मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि u बराबर 2x² माइनस के 4x प्लस के 3, ठीक है। अब ये आपको स्थिति ऊर्जा x के सापेक्ष बदल रही है ना, स्थिति ऊर्जा x के सापेक्ष बदल रही है। आपसे बोला गया कि बताओ किन किन बिंदुओं पर साम्यावस्था प्राप्त होगा, किन किन बिंदुओं पे साम्यावस्था प्राप्त होगा, केवल ये बोला। तो साम्यावस्था प्राप्त होगा, तो साम्यावस्था किन किन बिंदुओं पर प्राप्त होगा, किन किन बिंदुओं पर प्राप्त होगा। अब प्राप्त होगा, तो बच्चों मैंने आपसे बोला था कि संरक्षित बल के लिए बात कर रहा हूं मैं। आप ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल संरक्षित बलों के लिए परिभाषित होती है, असंरक्षित बलों के लिए परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। तो साम्यावस्था किन किन बिंदुओं पर प्राप्त होगा, तो किन किन बिंदुओं पर प्राप्त होगा, जब मैं इस व्यंजक का x के सापेक्ष अवकलन करूँ, उसको किसके बराबर रख दूँ, 0 के बराबर रख दूँ, तो यहाँ से मेरे पास x के मान निकल के आएंगे। अच्छा, du बाई डी एक्स बराबर 0, यानी u व x की ढाल 0, u व x की ढाल 0 का मतलब f नेट 0। ध्यान रखो, देखो मैंने ये ऐसे कुछ बोला था, है ना। तो ये साम्यावस्था, तो बस साम्यावस्था पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछा स्थायी है अस्थायी है। तो हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स अवकलन करा, तो बोला कितना रहेगा 4x माइनस के 4, ये आया, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब हम क्या करेंगे, यानी du बाई डी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि हमको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे डाल गया हो 0 हो। तब du बाई डी एक्स का मान कितना है, 4x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना गया 1, तो यहाँ तो एक ही मान आया। अब एक ही मान आया तो एक ही अच्छा है। सर मान लो यहाँ पे 2 मान आते तो 2 मान आते, तो किन किन बिंदुओं पर प्राप्त होगा, तो केवल एक ही बिंदु है, और जो कौन सा है, एक, इस पर प्राप्त होगा। बट अब आपसे क्वेश्चन पूछा, ये एक्सप्रेशन देखे कि आपको ये बताना है कि ये स्थिर साम्यावस्था होगा कि यहाँ पे स्थिर साम्यावस्था होगा कि अस्थिर साम्यावस्था होगा, या उदासीन, कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो व्यंजक है इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, du बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया 4, x कितना हो गया 1, है ना, ये आ गया 4। अरे सर 4 तो 0 से बड़ा है, अरे हाँ 4 0 से बड़ा है, इसका मतलब u कैसा होगा, मिनिमम होगा, u कैसा होगा, मिनिमम होगा। पॉजिटिव है तो न्यूनतम होगा, नेगेटिव है तो अधिकतम होगा, उल्टा होता है, ये द्वितीय कोटि में उल्टा होता है, आप ये समझो। u मिनिमम है, अच्छा u मिनिमम। अब सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे हम x1 का मान रखेंगे, यानी x बराबर 1 रखेंगे, तो सर यहाँ तो x का मान आया नहीं, 1 कहाँ रखे, तो मत रखो, आए नहीं तो नहीं मत रखो, आया ही नहीं तो मत रखो, पॉजिटिव आया है तो हमेशा क्या रहेगा, u मिनिमम होगा। तो ये कौन सी साम्यावस्था होगी, स्थिर साम्यावस्था, स्थिर साम्य, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इंटरेस्ट तो आ रहा है सर, एक और हमको कराओ, ओहो चलो एक और कराते हैं एग्जाम्पल। अरे बच्चों अभी तो बहुत इंटरेस्ट आएगा ना। एक और एग्जाम्पल हमने u बराबर ले लिया 3x² माइनस 3x³ माइनस के 2x² प्लस के 4x प्लस के 6, ये लो। अब हमें इसका चेक करना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स बराबर, पहले हम चेक करेंगे किन किन बिंदुओं पर साम्यावस्था होगी। तो 3 तिया 9 x², ठीक है, माइनस के 2 दूनी का 4x प्लस के 4, ये है। हम du बाई डी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो यानी 9x² माइनस के 4x प्लस के 4, इसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब आप चेक करो, ये तो दी का समीकरण कैसे हल करते हैं, x² के गुणांक को 1 बना देते हैं, तो 4/9 x प्लस के 4/9 बराबर। अब यहाँ से x के 2 मान आएंगे, कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य विधि से, ये लो 4/9 माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, 4 चौक 16 बटे 9 9 81, ठीक है, माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना है 4/। आगे बात समझे बच्चों, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब आप चेक करो, देखो ये तो 16/9 है और ये 16/81 है, तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला मान बड़ा हो गया। अच्छा ये वाला मान बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में यदि ये वाला मान बड़ा हो गया तो ये तो काल्पनिक हो गया, तो इसका मतलब x के ऐसे कोई मान ही नहीं आ रहे, तो x के कोई मान ही नहीं आ रहे,
तो इसका मतलब हम बोलेंगे साम्यावस्था प्राप्त हो ही नहीं रही। तो इस वाले केस में साम्यावस्था किसी भी बिंदु पर प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये काल्पनिक आ रहे हैं। ओहो, अरे आया कि नहीं आया समझ में? चलो एक ऐसा हम लेते हैं जिसमें साम्यावस्था प्राप्त हो जाए, ऐसा वाला केस लेते हैं ना। तो ऐसा वाला केस ले लेते हैं। तो ऐसा वाले केस के लिए हम क्या करें? u बराबर हमने ले लिया, हाँ, ओ हो एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 5x² प्लस चलो बन ही नहीं रहा, देखते हैं। 15x² प्लस के 9x माइनस 6, ये ले लिया, ठीक है बच्चों। अब चेक कर लेते हैं एक बार इसको, डी यू बाई डी एक्स करेंगे, कितना जाएगा? 3x² माइनस 30x प्लस के 9, ठीक है। अब इसको डी यू बाई डी एक्स को किसके बराबर रखेंगे हम? 0 के बराबर रखेंगे। तो बोलो कितना जाएगा? 3x² माइनस के 30x प्लस के 9 बराबर कितना आ गया? 0। तो यहाँ से बोलो x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर क्या आ गया? 0, ठीक है। अब बोलो यहाँ से x12 निकालेंगे, तो बोलो कितना जाएगा? 10 प्लस माइनस रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 AC, A का मान 1, C का मान 3 बटे 2। तो यहाँ से बोलो कितना जाएगा? 10 प्लस माइनस रूट 100 माइनस 4 × 12 बटे 2। अच्छा 100 में से 12 गया तो कितना जाएगा? 88। तो यदि 81 होता तो 9 होता, और यदि 100 होता तो 10 होता। भाई यदि ये वाला जो मान है ये रूट 88 आया, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि ये वाला मान रूट 81 आता तो कितना आता है इसका आंसर? 9। और यदि मैं बोलूँ कि इसका आंसर कितना आता? रूट 100, तो इसका आंसर आता 10। यदि 9 और 10 के बीच में आ रहा है, तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है तो मैं लगभग लगभग 9.5 ले लूँ, लगभग लगभग मान लेता हूँ मैं, तो 9.5 आ रहा है। कितना रहा है? 9.5 बटे। अब इसके दो मान आ गए, एक मान आ गया 10 में 9.5, क्या बोलोगे सर 10 ही मान लो? अरे ऐसे नहीं मानना बेटा, फिर ठीक है 12 नंबर कम है ना। तो 19, 10 में से 9.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 19.5 बटे 2, एक तो ये मान आ गया। और 10 में से 9.5 घटाएंगे तो 0.5 बटे 2। अच्छा इसको तो मैं लिख दूँ 1/4, ठीक है, यानी 1/4 हो गया ना। और इसको मैं कितना ले सकता हूँ? इसको मैं ले सकता हूँ 19.5 है ना, तो 19.5 हो गया 39/2, 39/2 और 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लो, सही है ना? सही करो ना, सही कर रहा है बिल्कुल। अरे सर आप गलत कर सकते हो, हाँ। तो देखो ये आपके एक्स के मान आ गए 2, आ गए 2, तो यानी 39/4 और 1/4 पे कैसे कैसे है साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त हो रही है। लेकिन अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये स्थायी है या अस्थायी है? तो ये जो व्यंजक आपको दे रखा है इसका एक बार फिर से अवकलन करोगे आप, तो 2 बार अवकलन कर रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बोलो कितना जाएगा? 6x माइनस 30, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक एक बारी बारी से एक एक रखेंगे। पहले हम ले लेते हैं इसको x1 बराबर 39/4 को, चेक करते हैं साइन के साथ है। तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी यू, 2 बार अवकलन, बस सीधी सी बात है ये ना, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 6x का मान क्या रखेंगे? 39/4 माइनस के 30। तो बोलो बच्चों यहाँ से कितना जाएगा? यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो देखो ये वाला नंबर, ऑब्वियसली बात है ये वाला जो नंबर है ये 30 से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? देखो ऐसे कर लो, 3 और ये 2 है ना, तो 39/2 कितना हो गया? 39/2 हो गया 19.5, तो 19 19 19 38 19 57, तो पॉजिटिव नंबर हो गया। तो कैसा नंबर है? पॉजिटिव। अच्छा यदि डी यू बाई डी सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा? मिनिमम।
यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। तो यानी हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट पे u कैसा होगा, मिनिमम होगा। u कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो 39/4 पे u मिनिमम है, अतः 39/4 पे स्थायी साम्यावस्था प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं किस पे, x माइनस के 30, x का मान 1/4 रखे, तो x2 बराबर करना है 1/4। तो यहाँ पे रखेंगे तो d2u x dx² d2u बाई dx² बराबर 6, x का मान कितना है 1/4 माइनस के 30, तो ये तो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब u यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। u यहाँ क्या है, मैक्सिमम है। और u मैक्सिमम है तो बोलो ये तो कैसी साम्यावस्था, स्थायी, और ये कैसी साम्यावस्था, अस्थायी। समझ में आ गया बच्चों। तो ये बहुत है आपके पास, तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब हमारे पास सीट का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सीट का सीट का ये सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, आपके पास क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा ये दे रखी है ना। तो स्थितिज ऊर्जा u बराबर आपको क्या दे रखा है, a/r² माइनस b/r। ए और बी धनात्मक नियतांक है, r क्षेत्र के केंद्र से कण की दूरी है। स्थायी साम्यावस्था, कौन सी साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था के लिए कण की दूरी याद करो। तो स्थायी साम्यावस्था के लिए बोलो u कैसा होना चाहिए, u होना चाहिए मिनिमम, और du/dx कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो हमें पता है। तो हम क्या करें, du/dx तो 0 सबके लिए होगा, तो स्थायी, अस्थायी और उदासीन के लिए, बट u मिनिमम तो होगा स्थायी के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करो du/dr। अब r के सापेक्ष करो, यहाँ पे r दे रखा है, तो देखो a 1/r उसका। मैंने आपको बोला बच्चों कि यदि ऐसा आपको अवकलन करना है तो क्या ट्रिक होती है, जो 2 है उसको ऊपर ले जाओ माइनस के साथ, और नीचे वाले में 1 पावर बढ़ा दो। तो अवकलन का ये ट्रिक होती है इसमें। हम 2 ऊपर है तो मतलब -2/r की पावर 3, ये हो जाएगा इसका अवकलन। फिर माइनस b 1/r का बोलो तो इस पे पावर कितनी है 1, तो 1 को ऊपर ले जाओ माइनस के साथ और नीचे वाले की पावर को बढ़ा दो, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, माइनस के 2a/r³ और माइनस माइनस प्लस के b/r²। ये हमें दे रखा है du/dr। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको 0 के बराबर रखना है। तो किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। क्यों रखना है 0 के बराबर, क्योंकि du/ds साम्यावस्था की स्थिति तभी प्राप्त होगी जब du/ds 0 हो। तो 0 है तो उधर ले जाएंगे, तो 2a/r³ बराबर क्या हो जाएगा, b/r²। देखो ये क्यूब से एक ये r² कट जाए, मतलब यहाँ एक r बचेगा, तो ये r उधर ले जाऊंगा, b को दे जाऊंगा, तो 2a/b, ये आ गया 2a/b, r का मान आ गया 2a/b। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि अब हमें चेक करना है कि 2a/b, ये तो पता लगा 2a/b पे साम्यावस्था होगी, 2a/b पर साम्यावस्था है, बट अब ये नहीं मालूम कि कौन सी साम्यावस्था है, स्थायी है अस्थायी है। अब क्वेश्चन में स्थायी दे रखा है। अब हम देखो एक्स्ट्रा नॉलेज चेक करें, आंसर तो आ गया 2a/b, बट हम एक्स्ट्रा चेक कर रहे हैं। अब हम ये चेक करें क्या स्थायी है कि नहीं है इस पे। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे, तो ये dr² बराबर, देखो माइनस ये माइनस a माइनस 2a बाहर निकाल लो। ठीक है, 1/r³, तो 1/r³ क्या हो जाएगा, माइनस के 3/r की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद ये माइनस माइनस कितना है, प्लस के b, अरे ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना। 1/r² का ऊपर करेंगे तो माइनस के 2/r की पावर कितना जाएगा 3, ये आ गया बच्चों। अब हम इसमें r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह रखेंगे 2a/b। जब हम r की जगह 2a/b रखेंगे तो अब देखो यहाँ से जब हम r की जगह 2a/b रखेंगे तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी का 6, तो 6a ये आ गया बटे r की पावर 4। अब यानी 2a/b की पावर कितनी रखी हमने 4। तो यहाँ से माइनस के 2b
और यहाँ आर 2a अपॉन बी की पावर क्या रखी है हमने 3। अब देखो बच्चों, ऑब्वियसली बात है ये वाला जो नंबर होगा ना, ये वाला नंबर कैसा है, इस वाले नंबर से बड़ा है, इस वाले नंबर से बड़ा है। जब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तो बोलो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, मिनिमम। और मिनिमम है तो स्थायी साम्यावस्था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो अब देखो, अब हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि 11th क्लास को आधी से आती है इस वाली नॉलेज में, और 12th को इस वाली नॉलेज में भी आधी आई है। हाँ सर, आधी आधी आ रही है। आधी आधी स्लाइड कुछ ले लेते हैं स्लाइड। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट। देखो कि 12th क्लास में हम कहाँ पे इसका काम में लेंगे। ट्वेल्थ क्लास में कहाँ काम लेंगे, तो बच्चों देखो, हम बात करते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें क्या निकालनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे बात करनी है ना। हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे मिनिमम होगी स्थितिज ऊर्जा, मतलब कहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी। मिनिमम होगी तो कौन सी साम्यावस्था होगी, ठीक है। मैक्सिमम है, मिनिमम होगी तो कौन सी साम्यावस्था होगी, सॉरी बच्चों, स्थिर साम्यावस्था। और यदि मैक्सिमम होगी तो कैसी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था, स्थिर मतलब स्थायी और अस्थायी, स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्थिति ऊर्जा चेक करनी है। तो अब देखो बच्चों, एक बार ध्यान से समझो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 11th क्लास के बच्चों को मालूम है क्या कि डी यू बराबर क्या होता है, माइनस के डी डब्ल्यू संरक्षित। ओह हाँ, ये तो हमें मालूम है, ये तो अभी भी बताया आपने, है ना। ठीक है, ये होता है डी मैंने संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। यदि मैं इसको ऐसे बोलूँ, इसकी परिभाषा ऐसे बोलूँ, तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, माइनस के डी यू। ठीक है, या अब देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डी यू। डी यू क्या है यहाँ पे, डी यू है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। किसी भी निकाय या किसी भी वस्तु, अब यहाँ पे क्या है, द्विध्रुव, यहाँ पे निकाय क्या है, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिभाषा बन रही है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। संरक्षी बल, ठीक है, विद्युत बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य के ऋणात्मक बराबर होता है। एक बार फिर से सुनो, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल के द्वारा, यानी विद्युत बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य के ऋणात्मक बराबर होता है। समझ में आया बात? तो ये ऐसे परिभाषा समझ में, ठीक है। और हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय में ये चीजें डिस्कस करी है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत देखो यहाँ पे, देखो अब क्या है, ये जो डी यू है, इस डी यू बराबर माइनस यहाँ पहले से है, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बोलो, डी डब्ल्यू संरक्षी बल। यदि परिवर्तित बल है तो हम लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम डी डब्ल्यू को, जहाँ पे एफ कैसा होता है, संरक्षी होता है। एफ क्या होता है, संरक्षी होता है। अब बच्चों ये तो बात हो गई किसकी, रेखीय में, ये तो बात हो गई रेखीय में। यदि मैं बात करूँ किसकी, घूर्णन की, तो अब 11th क्लास को तो घूर्णन पढ़ा रखा है मैंने, तो अब वो समझ जाएंगे। बट 12th क्लास के बच्चों को अब थोड़ा सा दिक्कत आई, क्या, देखो घूर्णन में हम क्या करेंगे, डी यू बराबर माइनस एफ की जगह तो जाएगा टाउ, और एक्स की जगह हो जाएगा ठीक, ये हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ डी यू जो होता है उसे हम बोलते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस टाउ
डॉट डी थीटा वेक्टर। ये अब आपके पास एक, अब ध्यान रखना बच्चों, स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा नहीं होती है। सर क्या कह रहा हूँ सर, ये क्या है, ये तो अलग ही बोला है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, आप यह याद रखना, ये यहाँ पे जो है यू फाइनल ये स्थितिज ऊर्जा है, यू इनिशियल ये स्थितिज ऊर्जा है, बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। और समझ में आ गया, परिभाषा जो है फिजिक्स में वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दे रखा है, ना कि स्थितिज ऊर्जा। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर, ये जो फाइनल पॉइंट है ये पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा का मान यदि हमें निकालना हो तो हमें जो दूसरा जो पॉइंट है उस पर आपको जीरो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जीरो। तब जाके आपको यहाँ से सूत्र। अब आगे बात समझ में कोई दिक्कत है तो चलो अब हम करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन, ताकि वहां से आपको समझ में आए अच्छे से। अच्छा 11th क्लास के बच्चे एक और चीज जानते हैं, टाउ सर, टाउ और एफ में क्या रिलेशन होता है? तो टाउ वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है, ठीक है। अच्छा फिर एक और चीज, जहां पे ये जो आर होता है ना, ये घूर्णन अक्ष से यानी मैं बात कर लूँ, ये मेरे पास एक घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष से यहाँ से लंबवत आर दूरी पर एक फोर्स लग रहा है एफ, और जिसकी वजह से वस्तु ऐसे घूम रही है, बल आघूर्ण लग रहा है ये। तो ये तो हो गया ये। लेकिन मैंने आपको एक छड़ वाला केस बताया था, एक छड़ वाला केस, मैंने मान लो ये छड़ है ऐसे, इस पे बल युग्म लग रहे हैं, बल युग्म का परिमाण बराबर है, बट दिशा क्या है? विपरीत है। बट दिशा क्या है? विपरीत है। और उनके जो अक्ष है वो भी क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है, अक्ष अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे F लगा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? F लगेगा। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है, ठीक है, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है, और दोनों का अक्ष अलग अलग है। तो अब ये वस्तु बोलो क्या हो जाएगी? घूमने लग जाएगी, ये वस्तु ऐसे घूमने लग जाएगी, यूं। आगे बात समझ में? तो इसका जो बलागुण का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो टाउ बराबर किसी भी एक बल युग्म का परिमाण F इंटू दोनों अक्षों के, दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी, दोनों समांतर अक्ष यानी ये जो अलग अलग अक्ष है इनके मध्य की दूरी मान लो d है, एफ डी, टाउ बराबर क्या जाएगा? एफ डी। यदि इतनी नॉलेज आपने ले ली है तो अब हम करते हैं डेरिवेशन द्विध्रुव आघूर्ण का। तो द्विध्रुव जो होता है वो द्विध्रुव कैसा होता है? यानी द्विध्रुव आपको ऐसा नजर आता है, ये ऐसा, ये बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस के क्यू और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस के क्यू। आगे बात समझ में? यहाँ माइनस के क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस के क्यू, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है, यानी ये जो डब्बा है, इस डब्बे की जगह मैं द्विध्रुव को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे। एरो जिस साइड होगा वो प्लस के क्यू होगा उस साइड, और जिस साइड पूंछ होगी वहां पे माइनस के क्यू। यानी मैं दिखाने का ऐसे भी दिखा सकता हूँ और ऐसे भी दिखा सकता हूँ। आगे बात समझ? तो अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करा, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया हमने ई वेक्टर, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। अब यहाँ से थोड़ा 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हमने मानना ये डाइपोल रखा है, डाइपोल यानी द्विध्रुव रखा हुआ है, और ये इसकी दिशा है। अच्छा ऐसे दे रखा है ऐसे, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? प्लस के क्यू, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस के क्यू। आवेश, धनावेश पे जो धनावेश है, ये दो धनावेश है, इस पे बल लगेगा इस साइड, और इसे हम बोलेंगे क्यू ई, और माइनस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो हम इसे बोलेंगे क्यू। तो देखो दो बल, ये बल युग्म हो गए, दिशा इनकी क्या है? अलग अलग है, अक्ष भी इनका क्या है? अलग अलग है, और परिमाण क्या है इनका? समान है। तो अब इसके कारण बोलो ये घूमने लगेगा ऐसे, ये ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जब ये ऐसे घूमेगा, यूं घूम रहा है, तो जब ये घूम रहा है तो बोलो ये कैसा घूम रहा है? वामाव्रत की दक्षिणाव्रत। तो ये दक्षिणाव्रत घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? इस वाले केस में दक्षिणाव्रत घूम रहा है, दक्षिणाव्रत को हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज। अच्छा जब क्लॉकवाइज है तो जब हम घूमती हुई चीज, तो घूमने वाली दिशा में हम उंगलियों को घुमाएंगे, ठीक है, घूर्णन की दिशा में हम उंगलियों को घुमाएंगे,
तो जो अंगूठा होगा वो उन कोणीय राशियों की दिशा को दिखाएगा, कोणीय राशियों की दिशा, यानी बलागुण, यानी कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, सबकी दिशा को दिखाएगा। आगे बात समय सारी कोणीय राशियों की दिशा। तो जब ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो बोलो यहाँ पे जितनी भी कोणीय राशि होंगी उन सबकी दिशा कहाँ होगी? ये थम अंदर की तरफ जा रहा होगा, यानी मेरे जो स्क्रीन है इसके अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ को हम दिखाते हैं किससे? क्रॉस से, क्रॉस से। ये कोणीय राशियों की दिशा हो गई, कोणीय राशियों की, कोणीय राशियों की। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसका मतलब इस वाले केस में जो टाउ लगेगा, इस टाउ की दिशा तो अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, और उसका मान कितना आएगा? तो एफ, एफ क्या है यहाँ पे? एक बल, तो बल क्या है? क्यू ई इंटू डी। डी क्या होते हैं? दोनों अक्षों की परपेंडिकुलर दूरी, ये दोनों अक्ष है, ठीक है, इनकी परपेंडिकुलर दूरी यानी ये। अब बच्चों मैंने माना इसको, इसकी जो लंबाई है इसको 2L माना मैंने, इसकी लंबाई क्या माना? 2L, यानी ये जो होता है ना, ये 2L होता है, ये क्या होता है? 2L होता है ना। और ये एंगल मैंने मान लिया क्या है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो बोलो कितना जाएगा ये जो लंबाई है ये कितना जाएगी? 2L साइन थीटा, 2L साइन। समझ आ गया? अब बच्चों देखो द्विध्रुव जो होता है P बराबर होता है आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण ले लो Q, और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2L। इसे हम क्या बोलते हैं? P। इसे हम क्या बोलेंगे? P यहाँ पे शक्ति नहीं है, P यहाँ पे दाब नहीं है, P यहाँ पे द्विध्रुव है ना। तो यहाँ से टाउ बराबर देखो Q और 2L को मैं क्या ले सकता हूँ? P E क्या है? साइन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे देखो टाउ बराबर मैंने लिखा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो लिखूंगा E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो देखो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर की दिशा कैसे देंगे? पहले हम किसको लेके जाएंगे? P की दिशा में, तो P की दिशा ऐसे है, फिर हम उंगलियों को घुमाएंगे E की दिशा में, तो थंब कहाँ है? अंदर। और अभी देखो यहाँ पे भी थंब, यहाँ पे देखो ये देखो अंदर की तरफ है, तो यानी ये वाला जो है, ये दिखा रहा है कि टाउ की दिशा अंदर की तरफ है, और हम यहाँ से भी देख चुके हैं टाउ की दिशा क्या है? अंदर की तरफ, तो वेरीफाई कर गया। बट जब हम इससे चेक करेंगे E क्रॉस B, तो E ऐसे है पहले, P ऐसे है, तो थंब खाएगा बाहर की तरफ, तो बट ये तो नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ से टाउ की दिशा क्या होगी? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यानी मैंने सदिश रूप में लिखना है, तो टाउ वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे हम? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी प्रकार की हो तो बताओ। नहीं है? तो यानी यहाँ देखो इस वाले समीकरण में हम क्या निकाल के लिया है? टाउ निकाल के लिया है, निकाल रहा है टाउ, ठीक है, टाउ का मान P ई साइन थीटा है। अब आप देखो, अब आप यहाँ से वापस से एक बार और करो कार्यक्रम को स्टार्ट। तो देखो ये मेरे पास E है, ये लो भाई, ये E है, ठीक है, और मैंने यहाँ एक अलग पेन से बना देता हूँ, ये लो, मैंने ये बना दिया यहाँ पे P वेक्टर। अब यहाँ पे बोलो ये क्या होगा? प्लस के क्यू, और यहाँ ये क्या होगा? माइनस के क्यू। बोलो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, ठीक है। अब क्या ये घूमेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगा, अब नहीं घूमेगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने इसको जो यहाँ पे स्टार्टिंग में था, प्रारंभिक अवस्था में जो यहाँ पे है इनिशियल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अब मैंने इसको यहाँ से सरका के इधर ले गया थीटा पे, इधर ये ले आया P, ऐसे मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे। अब देखो अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो वामाव्रत दिशा में घुमा रहा हूँ, वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो अब बोलो कोणीय राशियों की दिशा कहाँ हो जाएगी? कोणीय राशियों की दिशा वो हो जाएगी डॉट ऐसे बाहर की तरफ, मेरी तरफ आ रहा है वो अंगूठा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर आ रहा है। अच्छा, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो इस पर बलागुण कहाँ लगा? बलागुण तो ऐसे लगा, बलागुण तो ऐसे लगा, यानी बलागुण की दिशा। अब बलागुण देखो सुनो, यहाँ पे जो ये टाउ है ये F संरक्षी का है, तो ये बलागुण भी किसका होगा? संरक्षी का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे देखो F का मान क्या है? QE लिखा है ना मैंने, संरक्षी है ना, तो संरक्षी होगा। तो यहाँ पे जो बलागुण है उस बलागुण की दिशा कहाँ, मतलब बलागुण की दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ।
और थीटा की दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ, तो माइनस आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस। तो देखो जब मैं टाउ बराबर, ये देखो देखो मैं जो कार्य निकाल रहा हूँ ना, कार्य संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखूंगा मैं, टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ऐसे लिखूंगा। तो टाउ और थीटा, टाउ और थीटा आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। फिर थीटा तो मैं ऐसे ले जा रहा हूँ ऐसे, और बलागुण लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। अब समझ में आ गया बच्चों, ये माइनस लग गया, ये आ गया डी डब्ल्यू का मान। माइनस टाउ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी ई साइन थीटा, टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया आपके पास डी डब्ल्यू। कोई दिक्कत है बच्चों। अब समीकरण नंबर 1, ये डी डब्ल्यू है, ये डी डब्ल्यू है हमारे पास, यानी आप देखो। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अभी क्या बोला हमने कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक हो रहा है। तो डी डब्ल्यू का मान अभी क्या निकल के आया हमारे पास, माइनस के पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये निकल गया। तो जब हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो डी यू बराबर माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। थीटा का मान मैंने क्या लिया, 0, और थीटा का मान जब मैं 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल ऊर्जा आ जाएगी, और किसी भी थीटा पे ले लेता हूँ, वहाँ पे मैंने फाइनल ले लिया। अब मैंने इस पे क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, मैंने जो ये जो स्थिति है ना, ये वाली जो स्थिति है यहाँ इनिशियल, इस पे मैंने मान लिया, माना मैंने यहाँ पे ऊर्जा क्या है, 0 है, स्थिति ऊर्जा। तो बोलो यहाँ पे कितना जाएगा, u फाइनल माइनस 0। तो करूँगा तो अब इसको ओपन करूँगा तो देखो p बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, और मान रखूँगा 0 से लेके थीटा। तो u फाइनल बराबर बोलो कितना जाएगा, पी ई माइनस बाहर निकाल लो, कोस थीटा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बोलो यहाँ से u फाइनल बराबर कितना जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस पी कोस थीटा माइनस 1। तो u फाइनल बराबर माइनस से गुना कर दूंगा, तो पी ई बराबर 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझो यहाँ से कि मेरे पास ये तो था विद्युत क्षेत्र ऐसे, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, और इसको मैंने जो मैंने माना, वो मैंने यहाँ पे जब मैंने माना प्रारंभिक स्थिति द्विध्रुव की यहाँ पे थी, और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो मैंने मान ली 0। ठीक है, और यहाँ से मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब मैं लेके जा रहा हूँ, तो देखो एक समय ऐसा आएगा जब ये π/2 पे आएगा, π/2 थीटा का मान। तो थीटा का मान यहाँ पे π/2 रखेंगे, तो u फाइनल कितना जाएगा, पीई। तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी u, वो हो जाएगी पीई। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद मान लो मैं रुका नहीं, और चला और चला और चल के मैं इसको अब ऐसे ले आया, उल्टा यहाँ कर लाया। तो यहाँ जब मैं करके लाया, इधर इधर ले आया इसको, तो बोलो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर u कितना जाएगा, तो थीटा का मान क्या रखेंगे, पाई, उस पाई का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 2। तो यहाँ पे जाएगा 2p, कितना जाएगा 2p। तो ये हमारे पास स्थिति आ गई। तो 3 पॉइंट है, तो जब देखो ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पे एक पॉइंट ये बनाया, ठीक है, एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ऐसे बनाया द्विध्रुव। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्लोप यानी u मतलब du/dx, समझ रहे हो, एफ नेट। चलो एफ नेट की बात करो, एफ नेट 0 कहाँ कहाँ होगा, एफ नेट, तो एफ नेट 0 जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ संतुलन होगा, साम्यावस्था होगी। तो बोलो एक तो ये पॉइंट ऐसा है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पे जब मैंने डायपोल इस ऐसे रखा, तो बोलो यहाँ पे Q इस साइड इधर लगेगा QE, और माइनस QE पे बल इधर लगेगा। तो बल कैसा है, संतुलन अवस्था में, तो यानी ये घूमेगा नहीं, तो साम्यावस्था है। यहाँ पे कौन सी अवस्था है, साम्यावस्था। बट अब वो कौन सी साम्यावस्था है, यानी बिंदु ए, ये साम्यावस्था है, साम्यावस्था ना, ठीक है। साम्यावस्था, साम्यावस्था है, ये है ना, साम्यावस्था है ए पॉइंट पर, जब ऐसे डायपोल ऐसे रखाओ ऐसे, साम्यावस्था करनी चाहिए। कौन सा साम्यावस्था है, कौन सा साम्यावस्था होगा, तो वो डिसाइड करेगा ये u। तो u बोलो इस वाले पॉइंट पे u कितना है, 0।
इस वाले पे P, इस वाले पे 2P, तो मिनिमम कहाँ है? मिनिमम यही तो है। तो जहां पे मिनिमम होती है और एफ नेट 0 होता है, वो कौन सी साम्यावस्था होती है? स्थायी साम्यावस्था। कैसी साम्यावस्था? स्थायी। समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इस डायपोल को ऐसे रखा, नहीं अब ऐसे रख रहा हूँ, तब भी एफ नेट क्या लगेगा? इस पे 0। क्यों लगेगा? क्योंकि जहाँ पे क्यू है, क्यू पे बल ऐसे लगेगा, माइनस क्यू पे बल ऐसे लगेगा, तो एफ नेट क्या है? 0 है। अब इस वाले केस पर एफ नेट 0 तो साम्यावस्था है। कौन सी साम्यावस्था है? तो यहाँ पे अब यू कैसा है? मैक्सिमम। यहाँ पे यू कैसा है? मैक्सिमम। तो इस वाले पॉइंट पे कैसा होगा? अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप 11th 12th दोनों के लिए। आगे बात समझ बच्चों। अब जब मैं आपको 11th क्लास में, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएचएम, ठीक है। तो कैसे एक पेंडुलम एसएचएम करता है, तो वहां पे भी हमें साम्यावस्था की बात करनी है। स्थायी कहाँ होगा, अस्थायी कहाँ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, हैव ए गुड डे।